बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में नजरिए ज़रूरत एक बार फिर जिंदा हो गया। मेरिट का गला काट के उसका बाकायदा तौर पर कत्ल कर दिया गया और आज ना वोट की इज्जत रही, ना मेरिट की इज्जत रही। और आज अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ साहब ने और लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने वही किया जो इससे पहले दो प्रोग्राम्स में मैं आपको बता चुका था कि उनकी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ जो मतलब यूं समझ लें कि मुफाहमत हो चुकी है। तो बहरहाल इस हवाले से जो अहम तफसीलात आपको आगाह करने हैं और आपसे नाज़रीन इस बात पर भी आगाह करने कि अगर इस्टेब्लिशमेंट सच में न्यूट्रल हो चुकी है और अगर इस वक्त हुकूमत बाअख्तियार है तो फिर बहुत सारे इश्यूज ऐसे हो रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी निकलता है दूसरे लफ्जों में कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ऐलान की हद तक तो न्यूट्रल हो गई है, ताहम इस वक्त भी हुक्मरानी इस्टेब्लिशमेंट ही की है और हुकूमत एक कठपुतली और एक लाचार और एक बेअख्तियार है। और इस हवाले से जो इमरान खान का रोना था और वो भी शायद सही था, और इस हुकूमत का जो पसे पर्दा रोना है वो भी शायद सही है। तो नाज़रीन, आज इन दोनों अहम तरीन उमूर पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा जिनमें 4 जजेस 5 में से 4 जजेस की तैनाती होनी है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट मजमूई तौर पर 17 जजेस पर मुश्तमिल होती है, लेकिन इस वक्त 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में कमी थी और उन 5 जजेस की तैनाती होनी थी। और इससे पहले 3 महीने पहले जो इजलास हुआ था उसमें इत्तफाक राय ना होने की वजह से कई तजादात खड़े हुए और फिर बीच में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल और अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ साहब और अपना लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान एक 4 घंटे तवील तन्हाई में मुलाकात हुई। और उस वक्त मुलाकात हुई जब सुप्रीम कोर्ट से सब चले गए और चीफ जस्टिस साहब अपने कमरे में तन्हा थे। तो ये 4 घंटे मुलाकात हुई जिसमें इंतहाई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करने के बाद ये इस बात पर इत्तफाक किया गया कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो भी नाम पेश करेंगे उन पर वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में चीफ जस्टिस उन्हें क्या देंगे। तो नाज़रीन, फिर ये तय पाया कि उसके बदले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उन्हें नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्लीन चिट देंगे। और आज वही हुआ, यानी आज नजरिया ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट में जिंदा हुआ और आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें इंतहाई भोंडे अंदाज में तमाम मामला तय पाए गए। और आज वोट की जो इज्जत दो का नारा लगाने वाले थे उन्होंने वोट को बीच चौराहे नंगा करके और उसकी न सिर्फ तौहीन और तजलील की है बल्कि उसकी इतनी बेरुमती की है कि शायद इस वोट की इज्जत अब बहाल हो सके। और इसके अलावा जिस तरह सीनियरिटी का बेदर्दी से कत्ल किया गया है ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, 4 जजेस के नाम दिए गए थे, जिस तरह मैंने आपसे कल ही आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि उन 4 जजेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब शामिल थे, और जबकि जस्टिस शाहिद वहीद साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से था वो सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थे, और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जिनका ताल्लुक सिंध से था वो एक तो 6ठे नंबर पर थे सीनियरिटी लिस्ट में, ताहम उनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के वो समधी भी हैं। तो और चौथे जो थे वो जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब थे और ये भी सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थे। तो ताहम नाज़रीन, आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो उनमें 4 नाम पेश किए गए। उनमें एक वाहिद नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का था, जो इत्तफाक की राय से यानी मजमूई तौर पर टोटल के टोटल 9 वोट्स उनको पड़े, यानी 9 वोट्स की इत्तफाक की राय से अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है वो तकर्री का मामला तय पाया। ताहम इस वक्त भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने के बावजूद जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट जूनियर जजेस में इनका शुमार होगा। तो नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ हुई कि जस्टिस शाहिद वहीद
जिनका ताल्लुक लाहौर से था। जस्टिस शाहिद वहीद सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर थे और इनका ये भी जो है वो 5-4 के तनासुब से इनका नाम भी हतमी तौर पर मंजूर किया गया, तकर्रुर के लिए मंजूर किया गया। और इसमें अटॉर्नी जनरल और अशतर साहब और लॉ मिनिस्टर आजम नजीर ताराड़ ने इन्हें वोट किया। इसके अलावा जो साहब थे जस्टिस हसन रिजवी साहब, जो सीनियरिटी में 6ठे नंबर पर थे, जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के समधी भी कहे जाते हैं और सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थे, इसको भी जो है वो लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने वोट किया और ये भी 5-4 के तनासुब से इत्तफाक राय से इनका भी तकर्रुर की मंजूरी दी गई। और मुखालफत में जिस तरह आपको पता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस अख्तर हुसैन ने और मेरे ख्याल में बार के जो है वो एक रुकन है, उन्होंने जो है इसको या शायक उस्मानी साहब ने इनकी मुखालफत में वोट दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने नजरिए ज़रूरत को जिंदा कर दिया और ये जज जब तैनात होकर आएंगे तो ये किस तरह कहेंगे कि हम मेरिट पर आए हैं और ये इंसाफ भी मेरिट पर ही करेंगे, तो यकीनन ये फिर उन्हीं को फेवर देंगे जिन्होंने इनको एक हाई कोर्ट्स के जजेस से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवाया है या सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश की या सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से जिन्होंने वोट दिया। तो यकीनन जाहिर है फिर इनके फैसले कंप्रोमाइज्ड होंगे, फैसले मेरिट पर नहीं होंगे। और ये हमेशा से होता आया है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया शुरू से इसमें निज़ाम अदल जो हमारा है वो मसावी नहीं रहा है। यहाँ कभी नजरिया ज़रूरत जो है वो जन्म लेता है, तो कभी इस मुल्क के वसी तर मुफाद में फैसले सुनाए जाते हैं, तो कभी जो है वो मतलब आई डोंट नो मैं क्या कहूँ कि मुझे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। बहरहाल आज इसमें जो अहम चीज़ हुई, जो 6ठे नंबर वाले थे, यानी जो 6ठे नंबर वाले साहब थे जिनका नाम जो 6ठे नंबर वाले हसन अजहर रिजवी साहब थे, उनका तो तकर्रुर हो गया। ताहम इसके बावजूद जो चौथे नंबर वाले थे जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, इनको फिर भी डिफर किया गया अगली मीटिंग के लिए। और इसमें सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो सिंध हाई कोर्ट के सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जो इंतहाई, जिस तरह मैंने कल कहा था कि इंतहाई काबिल और इंतहाई तजर्बाकार और इंतहाई मजे हुए जजेस में जिनका शुमार होता है, जो कभी कंप्रोमाइज नहीं होते, वो फेस देखकर केस नहीं सुनते और वो प्योर मेरिट पे फैसले सुनाते हैं, इसलिए उनको इस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया और उसको जज बना दिया गया जो सीनियरिटी लिस्ट में 6ठे नंबर पर थे। तो इसको हम क्या कहें? क्या ये निज़ाम अदल जो है मसावी चल सकता है? क्या ये लोगों को, इस मुल्क के लोगों को क्या ये मसावी इंसाफ दे सकेंगे? और जिन्होंने इनके वोट देने के बदले जो है वो नवाज शरीफ के लिए क्लीन चिट ली है, यानी जाहिर है कि इसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होगा वो नवाज शरीफ की वापसी का होगा। और जाहिर है कि लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से दरवाजे खोल दिए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अब यकीनन कंप्रोमाइज्ड फैसला सुनाएंगे। और ये इंतहाई जो है वो हैरानकुन बात है और इंतहाई तशवीशनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया में मेरिट का गला काट के उसको मार दिया गया, मेरिट दफन हो गई और वोट को इज्जत दो का नारा भी बीच चौराहे पे नंगा हो गया। और अगर कोई चीज जिंदा रही तो वो सिर्फ नजरिया ज़रूरत था। अब देखना यह है कि अब फैसले सुप्रीम कोर्ट किस तरह करता है। बहरहाल अब ये पाकिस्तान में होता आ रहा है तो होता रहेगा। इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इमरान खान ने इक़्तिदार से हटने के बाद कुछ दिन चुप रहे, तब बाद में फिर उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जब से वो बरसर इक़्तिदार आए वो बेअख्तियार ही थे, यानी वो बेअख्तियार वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत बेअख्तियार थी, फैसले कहीं से और होते थे और फैसले कहीं से और इम्पोज होते थे और कहीं और से जो है वो चीज़ें हुआ करती थीं। और अब जो है वो जो इत्तेहादी थे उनको मनाने और पार्लियामेंट में लाने तक के काम कोई और करते थे। और यही बात आज नून लीग की रहनुमा
जावेद लतीफ़ ने एक निजी टीवी चैनल में बातचीत करते हुए कही, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ दिनों से इसी चीज़ का तासुर दे रहे थे जो तासुर इमरान खान दे रहे थे, और आज उसकी तस्दीक कर दी जावेद लतीफ़ ने। और जावेद लतीफ़ ने बरमला कह दिया कि हम लोग यानी इतने कंप्रोमाइज्ड हैं, इतने बेअख्तियार हैं कि न तो अली वजीर को यानी जमानतें होने के बावजूद रिहा कर सकते हैं। हैरत की बात है कि एक हुकूमत अली वजीर को उनकी जमानतें होने के बावजूद न तो रिहा कर सकते हैं, ना उनके जो है वो पार्लियामेंट में यानी इजलास में शिरकत के लिए जो है वो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर सकते हैं, ना ही हम यानी जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है वो चाहते हुए भी मैंने FIRs की पूरा यानी फाइल भर चुके होने के बावजूद भी, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात होने के बावजूद भी, जजों को और आला पुलिस हुकाम को धमकियां देने के केसेस होने के बावजूद भी, आइन को तोड़ने के बावजूद भी, असेंबलियों को तोड़ने के बावजूद भी, और मतलब कौन सी इंतहा है वहां तक पहुंचने के बावजूद भी, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सामने आने के बावजूद भी, FIA की तरफ से बेनामी अकाउंट्स में अरबों रुपए की जाली मतलब अरबों रुपए की एक नाजायज और एक इलीगल ट्रांजैक्शंस के सबूत सामने आने के बावजूद भी अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है? क्या हुकूमत सिर्फ इसलिए लेकर आए थे कि इनको सैलाब मुतासरीन का मसला था? और सैलाब मुतासरीन की भी आज मैं आपको बात बता देता हूं कि सिंध के सैलाब मुतासरीन जो हैं या जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहां से पानी क्यों नहीं निकाला जा रहा, ये भी एक पॉलिटिकल इशू है। यानी सिंध के लोगों की जिंदगियों के साथ भी एक सियासत की जा रही है। वहां से पानी महज इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि इंटरनेशनल फंड्स चाहिए हमें, यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी को फंड्स दिलाने के लिए यहाँ लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर सैलाब के पानी पे, बारिशों के पानी पे सियासत ही करनी है तो फिर कुछ खुदा का खौफ रखो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, और कुछ नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर डूब कर मरने जितनी आपकी औकात नहीं है तो हुकूमत ही छोड़ दो, और अगर हुकूमत में बैठना है तो मुल्क को अगर आपने डिफॉल्ट से निकालने के लिए अपने लोगों को ही आपने मार देना है तो फिर ऐसी हुकूमत करने से बेहतर है कि आप लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। सिर्फ UN के जो डेलीगेशंस आएंगे, जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग आएंगे, जो एम्बेसडर्स आएंगे, या जो है वो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल वो आएंगी, उनको दिखाने के लिए कि देखें हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, मेहरबानी करो हमें फंड्स दो। इतने बिलियंस ऑफ रुपीज आपको फंड्स में मिले हैं, वो कहाँ हैं? खेमे तो आप दे नहीं सके, वो तो NGOs ने दिए। खाना आप दे नहीं सके, वो NGOs ने दिए। टेंट सिटीज जो थी वो आपने दिखावे के लिए चंद मकामात पर की, वो तो NGOs ने दिए। सियासत जो है ना, सियासत के तरीके से की जाती है, सियासत इंसान की जिंदगी पे नहीं की जाती। इस वक्त लोग मर रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, डेंगू तेजी से फैल रहा है, योमिया की बुनियाद पर 5-10 लोग मर रहे हैं। जब कल ये लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर आप किस चीज पर सियासत करेंगे? तो बहरहाल अगर आप समझते हैं कि आप इतने बेअख्तियार हैं, इतने लाचार हैं, इतने कमजोर हैं, तो फिर आपको हुकूमत में रहने का ना कोई हक है ना अख्तियार है। और दूसरी बड़ी बात जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि आप इक़्तिदार में फिर बैठे क्यों हैं जब आप कुछ कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्टेटमेंट दी कि जब इमरान खान बरसरे इक़्तिदार थे तो हमने उनके दौर में 6 महीने पहले इमरान खान को कह दिया था कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसको आना है किसको जाना है ये आप खुद जानो। तो ये झूठ है। फिर ये कह देना कि फौज गैर सियासी हो चुकी है, ये फिर झूठ है। अगर फैसले आपने करने हैं, फैसले आप ही ने करवाने हैं, माजी की तरह जजी से भी फैसले आपने करवाने हैं, अदलिया को भी आपने अपने मातहत रखना है, हुकूमत को भी आपने अपने मातहत रखना है, और हुकूमत को कितने दिन चलते देना है ये भी आपने तय करना है। अब और जो अपोजिशन, जो हुक्मरान इत्तेहाद की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी डोरियां भी आपने अपने ही हाथ में रखनी है।
तो फिर ऐसी कठपुतली हुकूमत में बैठने का इत्तेहादी हुकूमत के पास कोई इखलाकी जवाज नहीं रहता। ऐसी पार्लियामेंट का भी फिर कोई इखलाकी जवाज नहीं रहता। ताले लगा दो पार्लियामेंट को। क्या जरूरत है ऐसी पार्लियामेंट की कि जहां पार्लियामेंट होते हुए कोई फैसला ना हो सके, जहां इंसानों की जिंदगियों पर सियासत की जाती हो। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि हुकूमत ने एतराफ कर लिया कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिस दिन इमरान खान की नाअहली हुई उसी दिन इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज हुए। इमरान खान को गिरफ्तार किया जाना था और इंटीरियर मिनिस्ट्री में मीटिंग्स हो गई थी कि हेलीकॉप्टर्स बनीगाला में उतारे जाएंगे और इमरान खान को डायरेक्ट उठा लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इंटीरियर मिनिस्ट्री बेबस, लाचार और अपहाज हो गई और इंटीरियर मिनिस्ट्री को फैसला मौखर करना पड़ा। यानी जब इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तब इमरान खान गिरफ्तार होगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप जो इत्तेहादियों को लेकर आए हैं, आप उनकी मट्टी पलीद करवाने के लिए लेकर आए हैं कि इनकी मट्टी पलीद हो जाए, ये जलील हो जाएं, और जब ये कल को ये वोट के लिए जनरल इलेक्शन में जाएं तो इनको कोई वोट भी ना दे, ये इतने जलील हो जाएं। तो बहरहाल हुकूमत को इस मरहले पे मेरा ये मशवरा है कि अगर आप इतने ही बेबस, लाचार, कमज़ोर हैं और आप समझते हैं कि आप बेअख्तियार हैं, तो इमरान खान की तरह इक़्तिदार से चिमटे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैं किसी साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा बेहतरीन मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एक और मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। तमाम इत्तेहादी, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनको एक स्टेज, एक फोरम पे बैठ जाना चाहिए और बैठकर इत्तेफाक राय से फैसला करना चाहिए कि हुक्मरानी का अख्तियार किसके पास होगा, इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा या मुंतखब हुकूमत के पास होगा। हुकूमतों को लाने का अख्तियार किसके पास होगा, इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा या अवाम के पास होगा। रिजल्ट, वोट डालने के बाद रिजल्ट निकालने का अख्तियार किसके पास होगा, हुकूमत के अपना अवाम के पास होगा या इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा। फैसले करने का अख्तियार किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा या इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा। हैरत की बात है कि आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस में इतने सारे लोग शरीक हुए, इतना सब कुछ हुआ और मुकदमा दर्ज होता है मंजूर पश्तीन के खिलाफ। हैरत की बात है, आपको मुकदमा दर्ज करना था, वैसे ही कर लेते। मंजूर पश्तीन आपको गोली तो नहीं मार देता, कुछ कहता तो नहीं। लेकिन इतना बता दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात जिस तरह तेजी से बिगड़ रहे हैं और जिस तरह मुल्क के जो हालात हैं वो तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसको ऐसा ना हो कि कल को आपको संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए आज आपने ऐलान कर दिया है कि आप न्यूट्रल हैं, तो आपको रियल में न्यूट्रल हो जाना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि आप गैर सियासी हो गए तो आपको रियल में गैर सियासी हो जाना चाहिए। अब कम से कम इस मुल्क के अवाम को इतना अख्तियार दें कि वो अपने फैसले अपनी मर्जी से करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।